नमस्कार, मैं ऋतु रोहिणी आपका स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। कोरोना की वजह से हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि बिना सख्त एहतियात के इससे बचना नामुमकिन है। संक्रमण कहीं गली गली तो कहीं घर घर फैल चुका है। जांच में हर तीसरे से चौथे शख्स की रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है, मगर गनीमत ये है कि 99.9% जो लोग हैं वो अभी भी उनको अस्पतालों में नहीं जाना पड़ रहा है। लोग घर में ही इलाज और एहतियात से कोरोना को मात दे रहे हैं। बावजूद इसके हम वायरस को हल्के में लेने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी कोरोना के चलते लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे में हमें खुद को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है और किन सारी एहतियातों को बरतने की जरूरत है जो कोरोना को मात देने में जरूरी है। तो इन्हीं सारे चीजों को लेकर के हम हर दिन की तरह एक बार फिर हाजिर हैं और चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं और आज खास तौर पर हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से बात करेंगे और जो आयुर्वेदिक के उपाय हैं, किन सारी चीजों के थ्रू जो कई सारे लोग आयुर्वेद के थ्रू अपनी जो इलाज करा रहे हैं, उनको किस तरीके की सावधानी बरतने की जरूरत है और क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे साथ आज कार्डियोलॉजिस्ट जुड़ेंगे, जिनसे हम हृदय रोग से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं और किस तरीके से उसको डील करना है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही हमारे साथ कैंसर रोग विशेषज्ञ भी होंगे, जिनसे हम सीधे तौर पर जानेंगे कि कीमोथेरेपी अगर आपकी चल रही हो तो उस दौरान कोरोना से जो जरूरी एहतियात है उसको किस तरीके से उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने आप को सुरक्षित और अपने लोगों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर हम आज चलते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने तीनों मेहमानों का स्वागत करती हूँ, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराती हूँ। हमारे साथ आज डॉक्टर वीपी सिंह हैं जो एमडी हैं और कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर शील अवनीश हैं जो आईजीआईएमएस के कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारे साथ डॉक्टर जेएन दिव्य हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर वीपी सिंह, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कैंसर के जो मरीज हैं वो उनके चांसेस क्या ज्यादा हैं कोरोना से ग्रसित होने की, क्या इम्पैक्ट है कोरोना का ऐसे पेशेंट्स पे? देखिए, जहाँ तक कोविड इन्फेक्शन की बात है, जो व्यक्ति भी कांटेक्ट में आएगा उसे कोविड होगा ही होगा। अगर एक्टिव है और इन्फेक्शियस हैं तो होना ही होना है। ओनली थिंग इज आप जब प्रोटेक्शन मेंटेन कर रहे हैं तो प्रॉब्ली आपके चांसेस थोड़े रिड्यूस होंगे। लेकिन चूंकि कैंसर के पेशेंट्स थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इंसान की, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन थोड़ी ज़्यादा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अगर आप मान के चलेंगे तो एटलीस्ट 5 से 10% बाकी जनरल पॉपुलेशन से कैंसर पेशेंट्स में ज़्यादा हो जाती है। जी सर, क्योंकि पैंडेमिक में किस तरीके से एक तो माहौल ऐसा है और ऑलरेडी वो कैंसर की वजह से थोड़े स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो ऐसे में किस तरीके से उनको अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है? क्या कुछ खास है उनको एहतियात बरतने की जरूरत है ऐसे पेशेंट्स को? देखिए, इसमें होता क्या है कि आपको जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको तो मेंटेन करना ही है। दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क है, सैनिटाइजेशन यूज़ करना है, आइसोलेशन में रखना है। स्पेशली कैंसर के पेशेंट्स में चूंकि इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा होने की संभावना है, अपने आप को आप आइसोलेट करके रखें। बाकी जनरल पॉपुलेशन से कोशिश करें कि आप ना मिलें, और अगर स्पेशली अगर खांसी सर्दी जुकाम वाला कोई बंदा है तो उसको पास फटकने ना दे। ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऑलरेडी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। आप अगर कोविड नेगेटिव हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग जाएगा, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। सपोजिंग आप कोविड नेगेटिव हैं, आप कीमोथेरेपी आपकी चल रही है, अभी के समय में और पिछले लहर के जो सेकेंड वेव चल रहा था और ये थर्ड वेव, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। पिछले लहर में हम लोग एडवाइस कर रहे थे कि जितना डिले कर सकें ट्रीटमेंट को डिले करें, लेकिन अब की लहर में हम लोगों ने एडवाइस किया हुआ है, अगर आप एक्टिव केस हैं, आपका डिजीज एक्टिव है, तो आप डिले मत कीजिए, गो ऑन विद योर प्रोटोकॉल, अपना ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कराइए। ओनली थिंग इज, अगर बाई चांस आप कोविड पॉजिटिव आ गए हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को ब्रेक लेना पड़ेगा। फॉर्चुनेट ये है कि मान लीजिए जैसे कीमोथेरेपी चल रही है, अचानक आप पाए कि कीमोथेरेपी के डेट के समय आप कोविड पॉजिटिव हो गए, कोई बात नहीं, आप 4 दिन 5 दिन का जो सिम्टोमेटिक फेज है उसको अवॉइड कीजिए। अनदर फ्यू डेज में आप पाते हैं 1 वीक में 10 डेज में आप कोविड नेगेटिव हो गए, आप रिज्यूम कीजिए अपने थेरेपी को। सिमिलरली अगर आपको सर्जरी के लिए बढ़ना है
अगर सर्जरी में हम लोग पाते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए, तो सर्जरी अनटिल अनलेस इमरजेंसी सर्जरी हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, रुकावट हो गई है, तब तो मजबूरी है आपको कोविड पॉजिटिव में भी ऑपरेट करना होगा। लेकिन अगर आप कोविड नेगेटिव हैं तो वी शुड गो अहेड विथ, अब तो हम लोग इलेक्टिव सर्जरीज को भी कर रहे हैं। पिछले वेव में हम लोग इलेक्टिव सर्जरीज को कोशिश कर रहे थे कि अवॉइड करें। सिमिलरली रेडिएशन के जो 3 पिलर होते हैं कैंसर के, सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमो, तो रेडिएशन में भी सिमिलर है। अगर पॉजिटिव है, सिम्टोमेटिक फेज को अवॉइड कीजिए टिल यू बिकम नेगेटिव, और उसके बाद आप रिज्यूम कीजिए। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको मेंटेन करना होगा। डॉक्टर अवनीश, मेरा सवाल आपसे भी कमोबेश यही है कि जो हृदय रोग से जो भी मरीज हैं पीड़ित, उनको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हमने देखा था पिछले, खास करके दूसरे लहर में लंग्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और जो हार्ट के जो पेशेंट थे उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। तो ऐसे में क्या कुछ जरूरी हो जाता है एहतियात बरतना उन पेशेंट्स के लिए जो हार्ट के पेशेंट हैं, और क्या कुछ उनको ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल ऋतु जी, ये आपने बिल्कुल सही सवाल कहा। क्योंकि जो कोविड है, कोविड के लक्षण जो है वो हार्ट के मरीज जिनको जिस तरह के लक्षण होती है, सांस की दिक्कत होना, तो एक तो सिमिलर सा पिक्चर है। और मैं ये कहूँगा कि हार्ट के मरीज अछूते नहीं हैं, उनको भी कोविड उतना ही संक्रमण कर सकता है जितना कि एक नॉर्मल पब्लिक को। हाँ, लक्षण इनमें ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि हृदय और फेफड़ों का बहुत गहरा संबंध है। इनफैक्ट अगर दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक में गड़बड़ होती है दूसरे पे असर पड़ता है। तो इसलिए कोविड में यही होता था, जो फेफड़े में असर होती है, जो कोविड हमारा डेल्टा वेरिएंट, मैं ओमिक्रॉन के बारे में नहीं कह रहा, जो डेल्टा वेरिएंट हमारा सेकेंड वेव है, वो लंग को ग्रसित करता था, लंग को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करता था। इसके चलते हार्ट पे इफेक्ट होकर अल्टीमेटली डिमाइस होती थी, मरीज का को जान से हाथ धोना पड़ता था। इसीलिए जो हार्ट वाले मरीज हैं उनको इस बात पे से अवगत होना है कि जो कोविड अनुरूप व्यवहार है इसको उनको भी उतने ही, और इनफैक्ट मैं कहूँगा ज़्यादा गंभीर रूप से पालन करना है। क्योंकि अगर आपको संक्रमण होता है, आपके में लक्षण ज़्यादा होंगे, आपके में दिक्कतें ज़्यादा होंगी, और आपको लगेगा कि हमें तो अभी हार्ट के चलते सांस की दिक्कत पहले भी होती थी, तो शायद उस कारण से हो रहा होगा। तो ये आप कंफ्यूजन में रहेंगे और आपका इलाज डिले हो सकता है। क्योंकि आप लक्षण ज्यादा होने की बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरीके के जो लक्षण हैं वो उनमें ज्यादा दिखेंगे और वो लक्षण क्या क्या हैं? क्योंकि आमतौर पे कोविड, अगर किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, बेसिकली लोग इसी से समझ रहे हैं। बट अगर वो हार्ट के पेशेंट है तो क्या कुछ इससे इतर उनमें सिम्टम्स दिखेंगे? उन सिम्टम्स के बारे में हाँ, सिम्टम जैसे देखिए, हार्ट वाले मरीज में 2-3 ही प्रेडोमिनेंट मतलब साधारणतः सिम्टम होते हैं। एक कि सांस में दिक्कत होना, चलने फिरने पे सांस में दिक्कत होना, सर्दी खांसी बराबर होना, सीने में दर्द या बेचैनी, घबराहट, इस तरह की। तो ये लक्षण कोविड में भी होता है। कोविड में भी सांस की दिक्कत, सर्दी खांसी जुकाम रहती है, जो इस बार भी हो रहा है या पुराना जो हमारा था, तो सब में लक्षण वही है। हाँ, सीने में दर्द हो सकता है, बुखार तेज आना, तो ये सारे लक्षण हार्ट वाले और कोविड में बराबर के हैं। तो इसीलिए हमें अगर हार्ट की बीमारी है, इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है कि हमें कोविड नहीं हो सकता है। और थोड़ा भी लक्षण लगता है तो पहले तो हम अपना कोविड के हिसाब से इलाज कराएं, डॉक्टर साहब से सलाह करें, संपर्क करें। आजकल टेलीफोन के माध्यम से भी हम मरीजों का इलाज करते हैं। कोई लक्षण है तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि कितने दिन से दिक्कत है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है कि अगर हार्ट की बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका आज के डेट में भी हम इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो बंद हमने नहीं किया इस कोविड वेव में, बिकॉज वो भी लाइफ सेविंग है। जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम कहते हैं हार्ट की नस की ब्लॉकेज। क्योंकि ये जो मौसम भी चल रहा है, अभी जो हमारा मौसम है, जिस तरह की शीतलहर है, इसमें बहुत सारे हार्ट मरीज छाती में दर्द, सीने में घबराहट लेके आते हैं और उनको हार्ट अटैक के लक्षण चल रहे हैं। तो उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी आप सिम्टम्स की बात कर रहे थे, सांसें फूलना, सीने में दर्द होना, कोविड के भी कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में क्या ये हम कहें कि जो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर ग्रसित हो रहे हैं कोविड से, ऐसा कुछ है क्या? वो ग्रसित तो ज़्यादा नहीं हो रहे, ग्रसित होने की हमारी जो परसेंटेज है वो बराबर है आम जनता। डिपेंड करता है आप कितने एक्सपोज्ड होते हैं। बट मैंने ये कहा कि उनमें लक्षण ज़्यादा होंगे क्योंकि उनकी हार्ट में कहीं ना कहीं वीकनेस है और उसके चलते फेफड़ों में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आता है। तो जिसका फेफड़ा वीक है उनके लिए कोविड एक बहुत अच्छा प्लेग्राउंड बन जाता है, बहुत आराम से उनको ग्रसित करता है और उसमें दिक्कतें ज़्यादा होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसी आपके माध्यम से कि उनको थोड़ा और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। जो उनकी रूटीन मेडिसिन हैं, जो हार्ट की दवाइयाँ हैं, उनको बराबर रूप से लें और जो एहतियात बरतने हैं उनको
उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो बाकी जनता से अपने आप को कंपेयर ना करें। अगर वो मास्क नहीं लगा रहा है तो ये गलती आप ना करें, ये गलती करने से आपको ज़्यादा क्षति हो सकती है। और दूसरा, थोड़ा भी लक्षण हो तो आप तुरंत अपने जो डॉक्टर साहब जिनसे आप सलाह ले रहे हैं उनसे संपर्क करें, इसका इलाज करवाएं और किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। मैं बार बार ये कहूँगा, हार्ट वाले मरीज आधे से ज़्यादा इस बार ओमिक्रॉन में यही हो रहा है, लोग अपने आप को सर्दी खांसी समझ रहे हैं कि हमें सर्दी खांसी हो गई है, हम बाहर निकले थे ठंड हो गई है, ठंड लग गई है। तो ये एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है। ओमिक्रॉन या कोविड इन्फेक्शन मानने के लिए आम जनता तैयार नहीं है। सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और जो भी हार्ट के खास करके और कैंसर के पेशेंट्स हैं वो थोड़ा प्रोएक्टिव रहें, अपने सिम्टम्स को जो है क्लोज वॉच करें। डॉक्टर जे.एन. दिव्य, क्योंकि कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लेकर के, आयुर्वेद के जरिए जो उपचार कर रहे हैं लोग, कई सारे लोग हैं जो इसके जरिए अपने आप को होम आइसोलेशन में रख करके अपना कोविड का इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सारे लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ खासा ध्यान रखना चाहिए अगर वो आयुर्वेद के जरिए अपना उपचार कर रहे हो? तो अगर वो इस तरह के कंडीशंस में हैं और वो आइसोलेशन में हैं, तो सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखना है। और आयुर्वेदिक पद्धति में अश्वगंधा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और इम्यूनिटी के लिए। और गुरुची लेना चाहिए उन्हें, गुरुची घन बटी का रोज सुबह शाम 2 बूंदी सेवन करना चाहिए गर्म पानी के साथ। और सुबह खाली पेट या हल्के नाश्ते के साथ या फल के नाश्ते के बाद जो है च्यवनप्राश का सेवन 1 से 2 चम्मच जरूर करना चाहिए गर्म दूध के साथ, ताकि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बना रहे, एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर शरीर में प्रचुरता हो हमारे। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। और सुबह और शाम प्राणायाम और योगा भी जरूर करना चाहिए, इससे हमारा लंग्स भी स्वस्थ रहता है और हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर बहुत सारी चीजों का जैसे काढ़ा ना मिल रहा हो तो ग्लोइंग नीम, तुलसी और हल्दी, इन चारों को मिला करके एक काढ़ा बना करके जरूर सुबह शाम इसका सेवन करना चाहिए। इससे हम बचे रह सकते हैं, इस तरह के रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं, तो काफी मदद मिलता है। सर, क्योंकि हम इन उपायों की बात कर रहे हैं, तो ये जो उपाय हैं वो कमजोर मरीजों पे कितने कारगर हैं, ये काफी जो जिनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं? जी जी जी, अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट में रहें और उनसे भी जो है गाइड लेते रहें कि क्या करना चाहिए। और अगर शरीर काफी वीक है, कमजोर है, तो कुछ जरूरी जो मेडिसिन हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी लेना चाहिए। और आयुर्वेद के हिसाब से गुरुची घन बटी ये जरूर लेना चाहिए। और च्यवनप्राश ये कमजोर शरीर में भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है हमारे शरीर को। इसलिए ये अश्वगंधा, गुरुची घन बटी और च्यवनप्राश हमें जरूर सेवन करना चाहिए। अगर शरीर कितना भी कमजोर और इम्यून सिस्टम कमजोर होता भी ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में और रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप एलोपैथ के मेडिसिन के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन को जरूर लें, गर्म पानी का सेवन करें और गर्म पानी हो सके तो तुलसी का काढ़ा बना करके या तुलसी के ड्रॉप्स को ले सकते हैं, या 4 पत्ते की तुलसी जो है 4 तुलसी पत्तों को रोज सुबह शाम चबा सकते हैं। ये सब हमारे जो है ओमिक्रॉन से जो आज इफेक्ट हो रहे हैं लोग, उसके जो लक्षण है उसमें काफी कमी मिलेगी देखें अगर ये एहतियात बरती जाए तो। जी डॉक्टर वीपी सिंह, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं वैक्सीन की डोज लेना सबके लिए ज़रूरी है, तो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो क्या इलाज के दौरान वैक्सीन की डोज ले सकते हैं? अगर ले रहे हैं तो किस तरीके की एहतियात बरतने की उनको ज़रूरत है? देखिए, जो भी आपकी एक्टिव ट्रीटमेंट है उसके दौरान भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि थोड़ा स्पेस आउट करना है। सपोजिंग आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, नॉर्मली 15 डेज या 21 डेज का बीच में गैप मिलता है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए एटलीस्ट 1 वीक का गैप रहे बिटवीन अ वैक्सीन एंड द कीमोथेरेपी।
उसी तरह से सर्जरी अगर सपोजिंग आपको करानी है तो सर्जरी से कम 1 वीक पहले ही आप ये कर लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए, सो दैट आपके सर्जरी में बाई चांस कोई सिम्टम्स आए भी तो इट शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सेम चीज़ रेडिएशन के लिए भी होल्ड करता है। तो आप स्पेस आउट कीजिए और आराम से लीजिए एंड गो अहेड विद द प्रोटोकॉल। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी नहीं है। वैक्सीन लेने के पहले और लेने के बाद जी। किन सारी चीजों का खासा ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, वैक्सीन लेने के पहले और बाद बस आपको सिम्टम्स को अपने असेस करना है कि कहीं आपको सिम्टम्स तो नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप पहले अपने आप को चेक कराइए। अगर आप बाई चांस पॉजिटिव हैं तो अवॉइड कीजिए वैक्सीन, बिकॉज फिर लेने की कोई मतलब नहीं बनती है। और अगर मान लीजिए कई बार कई लोग क्या करते हैं, सिम्टम्स आए और तुरंत आपने बोला कि वैक्सीन लेनी है, तो तुरंत वैक्सीन लेने से भी कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन्फेक्शन के तुरंत बाद आपका ऑलमोस्ट 6 वीक तक तो आपके 21 डेज लगता है एंटीबॉडी को बनने में। तो 21 डेज में एंटीबॉडीज आपकी बनेंगी। अगर आप वैक्सीन उस दौरान ले लेते हैं तो कोई एडवांटेज नहीं है, बिकॉज आपकी एंटीबॉडी तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो आप लेके एक तरह से वेस्ट कर रहे हैं वैक्सीन को भी। तो उस कंडीशन में ट्राई टू डिले द वैक्सीन। आप कोशिश कीजिए कि 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स का करिए, और अगर करना हो तो एंटीबॉडी टाइटर्स को करके देख लीजिए। इफ यू फाइंड कि एंटीबॉडी टाइटर्स ठीक है लेकिन गैप अगर सफिशिएंट है तो आप वैक्सीन को रिपीट कर सकते हैं या बूस्टर को भी ले सकते हैं। ये व्हाट इज दिस एंटीबॉडी टाइटर्स व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट, आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये जी। एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके का इसका इम्पैक्ट है जो वैक्सीन कहीं ना कहीं आप एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसके बता रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है और किस तरीके से इसको लेते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट सबको ये जानना चाहिए कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। जब भी किसी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन होती है तो वो एंटीजन की तरह से काम करता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो वो जो रोधक क्षमता है उससे एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो रोधक होती हैं और आपकी इम्यूनिटी में बिल्डअप करने में मदद करता है। और जितना ज़्यादा आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगी उतनी अच्छी एंटीबॉडीज भी आपकी बनेंगी। तो एंटीबॉडीज आप प्रोटेक्टिव, उसमें अभी के सिनारियो में जो कोविड में हम लोग देख रहे हैं, आईजीजी और आईजीएम, ये 2 तरह के एंटीबॉडीज हैं जिसको कि हम लोग देखते हैं। आईजीएम थोड़ा सा डिले करके बनता है और आईजीजी अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। तो हम लोग को ये देखना होता है कि ये दोनों एंटीबॉडीज आपकी अगर अच्छी हैं तो इट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है अगेंस्ट द कोविड वायरस। तो आप उस कंडीशन में अपने वैक्सीन को डिले कर सकते हैं और एट अ लेटर डेट आप उसको ले सकते हैं। और डॉक्टर अवनीश, जिस तरीके से कैंसर पेशेंट्स इस के बारे में अभी बता रहे थे डॉक्टर वीपी सिंह, क्या कुछ इस तरीके का सब्स्टिट्यूट वैक्सीन का हार्ट के पेशेंट के लिए भी है, और है तो किस तरीके से, किन बातों का ध्यान रखते हुए इन सारी चीज़ों को उपचार के तौर पर पेशेंट्स को यूज़ करना चाहिए? जी, ये जैसे वैक्सीनेशन की बात है, ये वैक्सीनेशन जैसे आम जनता लगाती है वैसे हर एक मरीज़ हो चाहे नॉर्मल पब्लिक हो, वो कोविड के लिए हमारे लिए है, ना कि उसके इलाज के लिए। तो हर मरीज़ को वैक्सीनेशन तो कराना है उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली। 60+ हैं तो और खासा ध्यान रखना है। खासकर मैं हार्ट वाले मरीज़ के बारे में कहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर एल्डरली होते हैं, ज़्यादातर जो 60, वैसे बच्चे भी संक्रमित होते हैं, बच्चे भी नवजात जो होते हैं हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं, बट उनकी वैक्सीनेशन के पास उनके वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है। जैसे विदेशों में तो 2 साल से ऊपर बच्चों को भी वैक्सीनेशन लग रहा है, तो हमारा फोकस अब उधर भी जाना चाहिए कि जो उस तरह के बच्चे हैं, उस सेगमेंट के, उसको भी हम वैक्सीन जो बाहर दुनिया में लग रही कुछ ऐसा हम भी करें ताकि हमारे बच्चों को लग सके। बट जहाँ तक 15 साल से ऊपर जो भी हैं उनको वैक्सीनेशन में बिना कुछ दुविधा के वैक्सीनेशन कराना है। अगर फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर जो भी उनके शेड्यूल में आता है वो करवाना है। हाँ, जो लक्षण हमें ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन के अराउंड, जैसे डॉक्टर ने बताया कि हाँ फीवर या फ्लू लाइक सिम्टम, जिसको हम कोविड का सर्दी खांसी इस तरह की जो हल्की फुल्की सिम्टम्स को ना नज़रअंदाज करते हुए वैक्सीनेशन थोड़ा डिफ़र कर दें, जांच करा लें। अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो हम डेफिनेटली अपने 1-2 हफ्ते अपने वैक्सीनेशन को रीशेड्यूल करा सकते हैं, क्योंकि कोविड जैसे ही होता है हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज़ जो हम वैक्सीनेशन के माध्यम से इंड्यूस कराते हैं कहीं ना कहीं आ जाता है। बट ये होता है कि बहुत सारे पॉपुलेशन में इन्फेक्शन होने के बावजूद एंटीबॉडी नहीं बनती। बहुत लोगों ने उनके इन्फेक्शन के बाद अगर एंटीबॉडी चेक कराया होता है तो उसमें होता है एंटीबॉडी लेवल नहीं है, तब तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा उनको डेफिनेटली होगा। तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो हमारा बूस्टर डोज है, मैं ये कहूँगा जैसे हेल्थ वर्कर्स को तो हमें तो लग ही गया है। हाँ, जो एजेड हैं
जो 60 प्लस हैं, खासकर जिनको हृदय की बीमारी है, वो अपने इसमें बिना किसी शंका के, बहुत हमारे पास कॉल आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें वैक्सीन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, हमें वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे को क्या एहतियात बरतना है। तो बेसिकली हार्ट वाले मरीज में हम यही कहते हैं कि आपके दिल की तरफ से कोई दिक्कत ना हो रही हो, धड़कन बढ़ा हुआ ना हो, बीपी बढ़ा हुआ ना हो, या फिर सांस की दिक्कत नहीं हो रही हो, और उसके अलावा बुखार या सर्दी खांसी जैसे लक्षण नहीं है, तो आप आराम से जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं। हाँ, हार्ट की कोई समस्या लगती है तो पहले आके हमसे संपर्क करें, अगर हमें ठीक लगेगा तो हम आपको डेफिनेटली डॉक्टर अवनीश, क्योंकि बूस्टर डोज की आप बात कर रहे थे जी, तो आपने ये चीज कही कि हृदय रोग से जो भी पीड़ित हैं मरीज, खास करके उनके लिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है, तो क्या बूस्टर डोज वैसे मरीजों के लिए खास तौर पर सरकार को कुछ करना चाहिए, जैसे हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है, जैसे एजेड लोगों को दिया जा रहा है, तो क्या हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके का होना चाहिए? क्या कुछ कहेंगे? हाँ, नहीं, ये तो जैसे मुहिम है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप खुद देख रहे हैं, इतने सारे जो हमने वैक्सीनेशन इस कम दायरे में विश्व के लिए एक रोल मॉडल है, बहुत अच्छा कर भी रही है सरकार। और अगर हम फोकस्ड वे में, जैसे हृदय वाले पेशेंट हैं, उनका अगर हम वैक्सीनेशन थोड़ा सा प्रोटोकॉल करवा दें, जैसे 60 प्लस को हमने एक टारगेट ग्रुप लिया, उसी समय की थोड़ी पाबंदी है सर। हम डॉक्टर जयंत सिंह से जानेंगे सर, क्योंकि लगातार जो है आयुष मंत्रालय भी टेली कम्युनिकेशन ऐप के जरिए लोगों से कह रही है कि अगर आप इस तरीके के आयुर्वेदिक उपचार में यकीन करते हैं और उस तरीके के उपचार से अपना इलाज कर रहे हैं तो ऐप बनाया गया। ऐसे में कुछ लोग जो हैं गूगल ट्रेंड्स की बात करें तो वो गूगल करके भी इस तरीके के उपचार को देख रहे हैं और लागू कर रहे हैं। तो ऐसे में कितना ठीक है गूगल से सर्च करके आप इस तरीके की जो भी फॉर्मूला है, जो भी सारी तरीके हैं उनको देखना और फिर उसको अप्लाई करना, और अगर ऐसा करते हैं तो क्या कुछ उनको ध्यान रखना चाहिए, इस पे कुछ बताएं। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैडम। ये सबसे बड़ी बात है कि गूगल तो करना ठीक है, नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है कि हमें कुछ जानना है तो मैं कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करता हूँ और गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे हर तरह की जानकारियां मिल जाती है। लेकिन किसी भी पेशेंट को या जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके सबकी प्रकृति जो है अलग अलग होती है आयुर्वेद के हिसाब से। कोई वातिक प्रकृति है, कोई पित्तज प्रकृति है, कोई कफज प्रकृति है, 7 प्रकृति है, तो कई तरह की प्रकृतियां हैं। उसके हिसाब से कौन सी चीजें या कौन सा द्रव्य उनको, कौन सी मेडिसिन उनको सूट करेगी, ये उनको नहीं पता होता है। और गूगल पे जब हम ये जानते हैं, देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी दवाइयां हैं जो हमारे इस्तेमाल में आएगी और हमें बहुत अच्छा लाभ होगा। तो प्रकृति के हिसाब से हम लोग मेडिसिन चूज करते हैं, रोगों के हिसाब से करते हैं, रोग के शरीर के दोष के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन या द्रव्य इनको चलेगी तो अच्छा रहेगा इनके स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे देखना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले, उपयोग में लाने से पहले किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन या आयुर्वेदा विशेषज्ञ जो है तो उनसे जरूर परामर्श लेना चाहिए या किसी भी डॉक्टर से लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का सुझाव देने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस तरीके की एहतियात बरतकर वो अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हम फिर कल जुड़ेंगे नए डॉक्टर्स के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए सवालों के साथ, और तब तक आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें, संक्रमण से खुद को बचा कर रखें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।